Hello, friends. So let's begin. In class 10's NEET JEE Foundation course, the chapter of discussion which we are starting from today is atomic structure. Friends, ये बेहद ही interesting as well as equally important chapter है as far as your chemistry is concerned, क्योंकि atoms are building blocks और building block elements of chemistry, तो इनकी गहराई में हम इस चैप्टर के माध्यम से जाने वाले हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैटर कैसे बना हुआ होता है, इन सारी बारीकियों को, इन सारे माइन्यूट एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स हैव ए बर्ड आई व्यू ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले तो हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसके बाद में सर जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, देन एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद में नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे, उसके बाद में वेव हम कुछ करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की ओर। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो इस तरह से बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। वेटिंग रूम में कोई आता रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग ने जितनी भी साइंस में डेवलपमेंट की है, जितना भी नॉलेज गेन किया है, वो बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करता है। जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो ज्ञान हमारी आंखों को दिख रहा है, वो एक ज्ञान है, और दूसरा हमारे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके आधार पर हमने कुछ इन्फरेंसेस डिराइव किए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किधर धुआं निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि किधर तो आग लगी है। अगर हम किधर धुआं देखते हैं, हम किधर धुआं देखते हैं तो क्या कहते हैं कि किधर तो आग लगी होगी। किधर तो खुशबू, फूलों की खुशबू आ रही है, फूलों की महक अगर आ रही है, तो व्हाट वी विल से किधर तो फ्लावर्स है या फिर फ्लावर्स का गार्डन है। तो इस तरह से नॉलेज जो है हमें दो तरह से मिलता है। एक तो परसेप्शन, प्रत्यक्ष, और इन्फरेंस। सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट टूल्स टू गेन नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में भी कई सारे साइंटिस्ट्स ने कुछ इन्फरेंसेस किए थे। आई एम स्पीकिंग अबाउट 500 बीसी, जब साइंटिस्ट, यानी मैं एक इंडियन साइंटिस्ट का एग्जांपल लूंगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस एटॉमिक थियरी के ऊपर प्रयास किया होगा, लेकिन हिस्ट्री में जिनका नाम लिया गया है उनके नाम है महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस। ऐसे कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं। तो इस तरह से परसेप्शन और इन्फरेंस के आधार पर जो हमने नॉलेज गेन किया और कुछ इन्फरेंसेस निकाले, इसी आधार पर कुछ साइंटिस्ट ने भी ऐसे कुछ इन्फरेंसेस निकाले थे। यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा महर्षि कणाद की। व्हाई? बिकॉज ही वाज ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट एंड जिनके बारे में बुक्स में बहुत कम लिखा गया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कि ये आदमी जो है लकड़ी को कट कर रहा है, तो जब ये लकड़ी को कट कर रहा है, इट्स ऑब्वियस दैट कि एक ऐसा कोई तो पॉइंट आना चाहिए। ऐसे ये कितने पीसेस करता रहेगा? तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस उस लकड़ी की जो स्टेटस है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद में वो फर्दर डिवाइड हो ना पाए। दैट वाज द इन्फरेंस और फिलोसॉफी विच वाज एज्यूम्ड बाय महर्षि कनाद, and on the basis of that he proposed his atomic model. इट्स ऑब्वियस दैट कोई भी अगर देखेगा, मान लो ये अगर कोई बॉल है लकड़ी की, अगर हम इसे कट करना चाहेंगे तो कितनी देर तक हम उसे कट कर सकेंगे? ऐसी कोई तो स्टेज डेफिनेटली आनी चाहिए बियॉन्ड विच
वी शुड नॉट डिवाइड, फर्दर डिविजन शुड नॉट बी पॉसिबल। तो इंडिविजिबल एंड indestructible part of matter must exist at some point beyond which further division must not be possible। ऐसा किसी ने अनुमान लगाया, इन्होंने आंखों से देखा कि हम किसी लकड़ी को कट कर रहे हैं, तो इसके आधार पर इन्होंने अनुमान यानी इन्फरेंस क्या निकाला कि ये कटिंग इनफाइनाइट टाइम तक नहीं हो सकती, ऐसी कुछ तो लेवल आएगी, बारीक बारीक लकड़ी के टुकड़े किधर तो खत्म होने चाहिए। ऐसे इन्फरेंस के आधार पर महर्षि कणाद ने उनके वैशेषिक सूत्र प्रपोज किए। महर्षि कणाद का मैग्नम ओपस यानी उनका जो वर्क, कॉन्स्पिक्यूअस वर्क, यानी दुनिया के सामने उन्होंने जो उनका बेहतरीन काम जो रखा था वो इस सूत्र के माध्यम से रखा था, वैशेषिक सूत्र इनके ग्रंथ का ये नाम है। एंड दिस वाज प्रपोज्ड इन अराउंड 500 बीसी। एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी में इन्होंने ये प्रपोज किया था, जिसमें 12 चैप्टर्स थे और 373 वर्सेस थे। और मैं आगे जो बात बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनका जो लिटरेचर था दैट वाज द ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये किसी एक ही दिशा में इंक्लाइन नहीं थे, जिसको इन्होंने इस विज्ञान को अध्यात्म की भी जोड़ दी थी। इसलिए इनके ये जो वैशेषिक सूत्र थे दैट वाज द ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, जिसे हम आज की डेट में मैटर कहते हैं, जिसे हम आज की डेट में मैटर कहते हैं, उस मैटर को महर्षि कणाद ने नाम दिया था पदार्थ। और उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ इज मेड अप ऑफ अणु एंड परमाणु। परमाणु जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने कहा परमाणु, परमाणु। और ये परमाणु जो है आपस में मिलकर बनाते हैं अणु। तो दैट वाज द थ्योरी प्रपोज्ड बाय महर्षि कणाद। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से इन चीजों का वर्णन भी किया है कि परमाणु कैसे होते हैं। तो एज आई हैव सेड हिज थियरी वाज ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। So his important postulate which he proposed about atomic theory was परमाणु and soul are eternal। यानी उन्होंने सिर्फ परमाणु के बारे में नहीं कहा, एट द सेम टाइम आत्मा के बारे में भी कहा। ये दोनों जो चीजें है ये एटर्नल है, इनविजिबल है, इंडिविजिबल है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये महर्षि कणाद ने भी कहा था कि परमाणु और सोल जो है वो एटर्नल, इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल है। और परमाणु जो है अकेले नहीं रह सकते, इनको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, दे वोंट स्टैंड अलोन। दैट वाज द थीसिस बाय महर्षि कणाद। ये इन्होंने क्या कहा, परमाणु, परमाणु क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ के अणु बना के रहते हैं। सो महर्षि कणाद की ये जो थियरी थी 500 बीसी में प्रपोज की हुई, ये दुनिया के सामने उतनी खुल के नहीं आई थी बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी लैक। जब आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी की वजह से तुरंत 1 मिनट में सब कुछ चीजें जो रिसर्च इन्वेंशन है वो वायरल हो जाता है, लेकिन वो टाइम था जब किसी इंसान को ही मैसेज लेके जाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स इस वजह से डेमोक्रिटस हैज गॉट मोर क्रेडिट। तो लगभग ये सेंचुरीज तक ऐसा ही मानना था कि कोई तो एक पार्टिकल रहेगा, कोई तो मैटर का एक पार्टिकल रहेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स ये सब क्या थे, ये फिलोसॉफिकल बातें थी। फिलोसॉफिकल बातें क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसको कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, साइंटिफिक एविडेंस ये लोग उन्हें नहीं दे पाए। तो साइंटिफिक एविडेंस जो मिला सर डाल्टन की थियरी से, जो उन्होंने प्रपोज की थी अराउंड 1800 में। तो महर्षि कणाद की जो एसेंस थी थियरी की, कि कुछ तो एक पार्टिकल जिसको उन्होंने परमाणु कहा था, वो जो परमाणु है
उसे उन्होंने अभेद्य कहा था, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल, यानी इसके बियॉन्ड हम पदार्थ को, मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी सर डाल्टन भी जो थे वो इसके साथ सिमिलर थियरी उन्होंने प्रपोज की थी। इनका भी कहना था कि जो एक पार्टिकल है मैटर का इंडिविजिबल, उसको उन्होंने नाम दिया था एटम। ये ग्रीक वर्ड है एटोमियो, यानी क्या होता है, इनडिविजिबल। एटोमियो यानी क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ सबसे पहली थियरी आगे किसने लाई, तो सर डाल्टन ने लाई। उसमें भी कई सारे ड्रॉबैक्स थे, लेकिन लेट्स सी सर डाल्टन ने क्या कहा था। यह है सर डाल्टन। इन्होंने इन अराउंड 1800 अपनी थियरी प्रपोज की। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं फ्रेंड्स। ही वॉज ए स्कूल टीचर और इन्होंने अपनी टीचिंग अपने उम्र के 12वें साल को शुरू की थी। व्हेन ही वॉज 12 years old he started to teach and for whole life he was bachelor and he devoted his life for his research and invention. तो फ्रेंड्स, इनका पहला पोस्टुलेट जो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैटर के बारे में दिया था, तो वो था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मैटर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एट एटॉमिक लेवल। ऑल मैटर, जब मैं कहता हूं ऑल मैटर, तो उसमें कौन कौन आएगा फ्रेंड्स? जब भी कोई मैटर होता है, जब भी हम किसी मैटर को कंसिडर करते हैं, तो दो बातें होती है। तो दो बातें होती है। एक तो वो प्योर सब्सटेंस रहेगा या मिक्सचर रहेगा। प्योर सब्सटेंस रहेगा तो दो बातें हो सकती है, एक तो वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, यानी एक ही एलिमेंट से वो बने होंगे। और दो अलग एलिमेंट से बने हुए HCl लाइक थिंग्स, अमोनिया, ये सब क्या है, कंपाउंड फॉर्म में है। और मिक्सचर है तो फिर से दो बातें हो सकती है, एक तो वो होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा या हेटेरोजीनियस मिक्सचर रहेगा। होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्ट इन वाटर, हेटेरोजीनियस यानी सॉल्ट प्लस शुगर का एग्जांपल ले लो। तो इन सब में इन्होंने क्या कहा है, ये सारा मैटर जो है वो कैसे बना है, वेरी टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स से बना है, जो अभेद्य है, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रिक्टेबल, इनविजिबल है। तो इन्होंने इसको नाम दिया एटम। और इन्होंने आगे जाके क्या कहा, जो भी केमिकल चेंज और रिएक्शन हो रही है वो कौन से लेवल पे हो रही है फ्रेंड्स, एटॉमिक लेवल पे। यानी इतना बड़ा मैटर है तो मैटर एज अ होल पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, इसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स है एटम्स, तो कोई भी रिएक्शन जो है ये एटॉमिक लेवल पे होती है। यानी सोडियम क्लोराइड अगर बनता है तो ये कैसे बनता है, Na का एटम Cl का एटम आपस में मिलके बनाएंगे NaCl, H का एटम Cl का एटम आपस में मिलके बनाएंगे HCl। so that was his theory। और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिया था। दैट्स व्हाई हिज थियरी इज जस्ट नॉट अ फिलोसॉफी, हिज थियरी हैज बेस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। उसके ड्रॉबैक थे आगे, क्योंकि जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला कि ये थियरी कोलैप्स हुई। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी थियरी लगभग 100 साल तक चली और इट वाज वेरी रिस्पेक्टेड थियरी। इसके आधार पर कई सारा इन्वेंशन भी हुआ था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पता चला, दिस थियरी वाज डिमोलिश्ड। तो आगे इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, whereas atoms of different elements have different masses and different chemical properties। For example, अगर हम इस बॉल को लेंगे, ये अगर लकड़ी का बॉल है तो इसके जो एटम्स होंगे, इसके जो भी एटम्स होंगे लकड़ी के, वो सारे एटम्स कैसे होंगे फ्रेंड्स, एक जैसे होंगे। ये लकड़ी के जो एटम्स होंगे छोटे छोटे,
ये तो ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ। ये सारे एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल इन साइज होंगे, मास होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि ये ऊपर वाले के इतने वाले के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, इतने वाले के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, ऐसा नहीं। तो एक एलिमेंट, एक टाइप के मैटर के सारे प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। वेराज अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इस लकड़ी के बॉल को अगर हम गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे, ये क्या है, गोल्ड बार से, तो गोल्ड बार के एटम्स कैसे होंगे, अलग होंगे। इसका मास, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका साइज, शेप, ये सब अलग रहेगा। अगर एलिमेंट बदल गया तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। अगर वेराज मैं रबर का बॉल लूंगा तो इसके एटम्स अलग होंगे, इसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और आगे इन्होंने क्या कहा फ्रेंड्स, कि जब रिएक्शन होती है तो एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं। जैसे एटम में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इस प्रोसेस में कोई नया एटम नहीं बनेगा, जो पहले एटम्स थे उन्हीं को रीअरेंज किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो थियरी प्रपोज, बेसिकली फ्रेंड्स डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो है वो उसके दो मेन थियरीज के ऊपर डिपेंड है। वो दो लॉ कौन से थे फ्रेंड्स, एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इस एग्जांपल से हम बोल सकते हैं कि दिस पोस्टुलेट वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट होने वाले हैं उनका मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं कि A प्लस बी हमें दे रहा है C प्लस डी, और A का मान लो K ग्राम है वेट, B का मान लो M है, C का L है, D का वेट है N ग्राम्स। तो फ्रेंड्स K प्लस M जो वेट रहेगा, इसका वेट वो हर हमेशा ऑलवेज, सॉरी C प्लस डी नहीं, हमने वेट एज्यूम किया है L प्लस एन। तो L प्लस एन ये जो दो वेट्स है ये सेम ही रहेंगे, ऐसा सर डाल्टन का कहना था। आगे जाके ये भी डिस्प्रूव हुआ। तो फ्रेंड्स इन दो थियरीज के आधार पर सर डाल्टन की पोस्टुलेट्स एटॉमिक थियरी बेस्ड थी। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल H2O ले लो, अमोनिया ले लो, तो इसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। ये अगर 2 ग्राम है तो ये 16 ग्राम रहेगा, ये अगर 1 ग्राम है तो ये 8 ग्राम रहेगा, यानी इनका मास रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। सिमिलर वे में अगर ये 14 है तो हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 3 ग्राम्स रहेगा। तो इस तरह से इनका जो प्रपोर्शन रहेगा वो बाय मास फिक्स्ड प्रपोर्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स और रिमेनिंग टू पोस्टुलेट्स है सर डाल्टन के कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी ऐसा कोई बिग रेशियो में वो कंबाइन नहीं होंगे, B15 ऐसा नहीं रहेगा। उनका जो रेशियो रहेगा स्मॉल होल नंबर्स में ये लोग कंबाइन होंगे। और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। तो उस एलिमेंट और उस मैटर का कोई भी पार्ट ले लो तो उसमें अलग नहीं रहेंगे, नंबर एक जैसे ही रहेंगे। H2O अगर लेंगे आप, यमुना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय से टैप वाटर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किधर का भी पानी लेके आओ, इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो एक जैसा ही मिलेगा। दैट वाज सर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो चली लगभग 80-90 साल तक चली। लेकिन जैसे ही सर जे थॉमसन आए, सर जे थॉमसन आए, इन्होंने लेके आया इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पता चला, यानी एटम इज नॉट इंडिविजिबल, ये पता चला, तो इन्होंने अपनी थियरी प्रपोज की। तो इन्होंने जब अपनी थियरी प्रपोज की तो इनके पास क्या क्या नॉलेज था फ्रेंड्स, इनके पास
एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके बारे में जानकारी थी। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके बारे में सर जे थॉमसन को पहले से ही पता था। तो इसके आधार पर उन्हें अपनी एटम की थ्योरी प्रपोज करनी थी। इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज ये भी उनको पता था, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इनका चार्ज इक्वल रहेगा, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। ये नॉलेज उनके पास था। इनके आधार पर इनको अभी क्या करना था कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना था। तो किस तरह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उस सर्कुलर स्फीयर्स वाले एटम में बैठेंगे, तो इसके लिए उन्होंने 3 मॉडल सोचे थे। पेयरिंग मॉडल, प्लस माइनस एक के बाजू एक रहेंगे, या फिर अपना प्लैनेटरी मॉडल, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है वैसे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घुमाओ, या फिर पूरा का पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज कर दो और इलेक्ट्रॉन को उसमें एम्बेडेड कर दो। ऐसे 3 ऑप्शन में से इन्होंने चूज किया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। लेकिन इनके स्टूडेंट जो थे, अभी थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूं, इनके स्टूडेंट थे सर रुदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड ने जो है वो ऑर्बिटिंग मॉडल को पसंद किया और उसके ऊपर उन्होंने उनके स्टूडेंट के साथ काम किया, उसका मॉडल भी हम देखने वाले। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो सर जे थॉमसन ने एज्यूम करके अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, वो कुछ इस तरह के था, जिसमें इन्होंने एज्यूम किया कि एटम क्या है कि ये एक बॉल लाइक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन्होंने माना। इस एटम को क्या माना, इट्स लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इसमें क्या है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एम्बेडेड है। इस तरह से इन्होंने एटम को एज्यूम किया और इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग एक डेजर्ट होता है, स्वीट एटम होता है, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में खाया जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स जैसे चीजें रहती है। अभी अगर आप इधर देखोगे, ये छोटे छोटे क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स है। तो इन ड्राई फ्रूट्स को इन्होंने क्या एनालॉजी दी, दीज आर एनालॉगस टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये बाजू का पूरा जो मैसिव पार्ट है, इसे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की एनालॉजी दी। इसे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की एनालॉजी दी। एंड इट इज आल्सो सिमिलर टू दिस वाटरमेलन। ये वाटरमेलन में जो सीड्स है ना फ्रेंड्स, इन सीड्स को इन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम किया, और ये जो रेड मैसिव पार्ट है पूरा, इसको इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एज्यूम किया। तो इस तरह का इन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। इसके की फीचर्स क्या थे फ्रेंड्स? इसकी की फीचर्स थे कि इस मॉडल से इन्होंने एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। He considered atom as a sphere of positive charge and electrons are embedded in it so as to keep atom electrically neutral। और सबसे की थिंग फ्रेंड्स जो कि आगे जाके ड्रॉबैक हुई सर जे थॉमसन के मॉडल का, कि इन्होंने क्या एज्यूम किया, एटम का जो मास है, ये जो मास है ये स्फीयर में कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसी एक जगह पे ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेकिन आगे जाके हमने देखा ये मास तो किधर, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में, न्यूक्लियस पे। तो यही इसका ड्रॉबैक बना और इसको खोजा इनके स्टूडेंट सर रदरफोर्ड ने। इसको किसने खोजा? इनके स्टूडेंट सर रदरफोर्ड ने। और फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऑल 3 साइंटिस्ट ये सब नोबेल लॉरिएट्स है। सर जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड उनके स्टूडेंट थे, नील बोहर, सभी को नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने डिस्कस किया, देखा कि कैसे शुरुआत हुई साइंस की। सबसे पहले आए सर महर्षि कणाद। सबसे पहले हमने देखा कि महर्षि कणाद इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे प्रपोज किया। उसके बाद में हमने देखा इसको कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना रहने से आगे जाके सर डाल्टन ने जो थ्योरी प्रपोज की उसी को मान्यता मिली। और फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात बताना मैं भूल गया, महर्षि कणाद
इनका रियल नेम था महर्षि कश्यप। लेकिन ये इतने परिस्थिति से पुअर थे कि जब खेत में कटाई होती है ना क्रॉप्स की, उसके बाद में जो कुछ धान बच जाता था खेतों में, उन कणों के ऊपर वो अपना उदर निर्वाह करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा महर्षि कणाद। तो फ्रेंड्स, ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी इन्होंने इतनी बढ़िया थियरी प्रपोज की। तो फ्रेंड्स, आप अगर देखोगे, महर्षि कणाद हो या सर डाल्टन हो, इन दोनों के पास भी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। बहुत ही एडवर्स कंडीशन में इन्होंने अपना रिसर्च आगे बढ़ाया था। अगर सर डाल्टन को देखोगे, ये तो मजदूर के बेटे थे खेतों में, हमारे इधर जो बोलते हैं ना लेबर्स, मजदूर, तो इनके माता पिता जो थे वो लेबर थे। तो उनके घर में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स की थे। तो फ्रेंड्स, दीज आर लाइक रोल मॉडल्स फॉर अस कि कोई भी एडवर्सिटी जो होती है किसी काम को करने से रोक नहीं सकती है। ये इस चीज की सीख हमें इन ग्रेट साइंटिस्ट से मिलती है। तो महर्षि कणाद और सर डाल्टन ने प्रपोज जो किया था कि मैटर जो है वो एटम्स से बना है, जो कि इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल और इनविजिबल होते हैं। उसके बाद में जब सब एटॉमिक, इनके बहुत सारे पोस्टुलेट्स भी हमने देखे सर डाल्टन के, कि एक तरह के मैटर में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, अलग अलग तरह के मैटर के एटम्स की साइज, शेप, स्ट्रक्चर, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस इनकी थियरी जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पर, ये भी देखा हमने। उसके बाद में देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पता चला सर जे थॉमसन को, उन्होंने किस तरह से अपना प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया, और आगे जाके उनके स्टूडेंट सर रुदरफोर्ड और रुदरफोर्ड के स्टूडेंट गीगर मार्टसन और गीगर मार्टसन एंड आई हैव फॉरगॉटन द अदर नेम, इन दोनों ने इस थियरी को डिस्प्रूव करते हुए उनका मॉडल लेके आए, रुदरफोर्ड्स मॉडल। तो अगले सेशन में हम देखेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल।